नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? द सिंबल आर नंबर अपेयरिंग बिफोर ए वेरिएबल यूज इन ए एल्जेब्रिक टर्म इज कॉल्ड द इट्स कोफिशिएंट। मतलब जो भी सिंबल या नंबर्स हैं जो वेरिएबल जिसके लिए आप कोफिशिएंट निकाल रहे हो उसके वेरिएबल के साथ जो यूज आ रहे हैं वो उसके कोफिशिएंट है। ठीक है, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंबल और नंबर्स जो कि किसी वेरिएबल के बिफोर पहले लिखे हुए हैं वो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उस टर्म के कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका? 3xy का। तो हम क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिक जो नंबर्स होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा इक्वल टू 3। मतलब किसी भी टर्म का कोफिशिएंट अगर पूछा जाता है तो वो उसका नंबर होगा सबसे पहले। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाए, देख अंतर आपको समझना है, डिफरेंस है। डायरेक्ट पूछा है कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 3xy तो आपको केवल नंबर लिखना है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ x, और x का पूछा और किसके अंदर पूछा है? टर्म हमारी है 3xy। तो x के साथ जिनका मल्टीप्लाई हुआ है वो उसके कोफिशिएंट है। मतलब x को छोड़ देंगे तो क्या बचा? 3y। तो 3y आंसर हो जाएगा। पहले 3 था जब हमें केवल कोई स्पेसिफिक वेरिएबल नहीं दिया था कि उसका बताओ, जब हमें केवल पूरी टर्म का बताना है तो नंबर। लेकिन कोई स्पेसिफिक बता दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को छोड़कर बाकी कोफिशिएंट हो जाएंगे। उसी तरीके से द कोफिशिएंट ऑफ y, अब y का पूछा है और किसके अंदर पूछा है? 3xy। तो y को छोड़कर जो कोफिशिएंट बचे हुए हैं वो कोफिशिएंट है। 3x आंसर हो जाएगा। अगर आपका 2 से अधिक से पूछा जाए, 2 या 2 वेरिएबल का एक साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ xy भी पूछ सकता है। अगर xy पूछेगा तो xy को छोड़कर जो बचा है वो उसका कोफिशिएंट है। तो एक 4 एग्जाम्पल हमने दिए हैं तो आपको समझ में आ गया। कोफिशिएंट डायरेक्ट पूछे किसी भी टर्म में तो वो नंबर्स होगा, लेकिन अगर वेरिएबल को पूछा जाए तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको छोड़कर बाकी जो बचे हैं मल्टीप्लाई में वो सब उसके कोफिशिएंट के आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कोफिशिएंट टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ लिटरल में ये होता है कि जो भी नंबर्स है मतलब वेरिएबल है तो नंबर्स या वेरिएबल की जो पावर होती है वो उसके ऊपर लिखी जाती है। ये तो आपको पता है। अगर पावर 2 है तो वो होगा स्क्वायर, पावर 3 है तो वो होगा क्यूब्ड, और पावर के नीचे वाला जो होगा, जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है ना, a स्क्वायर है, तो ये नीचे वाला होगा वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। और ऊपर जो 2 लिखा है या 3 लिखा है वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। पावर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बच्चे ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर लिखा गया है, जैसे यहाँ पे है c की पावर 3, ये 3 जो है वो पावर है, उसको पढ़ेंगे, उसको बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो पावर में बताएंगे, लेकिन लिखते समय वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट। तो 3 इज द एक्सपोनेंट। ठीक है, और नीचे का जो होगा वो क्या कहलाएगा? बेस। तो c इज द बेस। तो बेस और एक्सपोनेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होने के बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं 9.2। एक्सरसाइज असाइनमेंट 9.2, इसका फर्स्ट है MCQ। तो MCQ है इन -3x द लिटरल फैक्टर इज। लिटरल मतलब वेरिएबल, जो लेटर होता है वो लिटरल होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। तो ना लिटरल मतलब जो लेटर है, लेटर मतलब जो अल्फ़ाबेट जो काम में आते हैं वो, तो यहाँ पे x है। तो लिटरल फैक्टर क्या हुआ? x हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो डायरेक्ट हो गया। इन x क्यूब द एक्सपोनेंट इज, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? हम अभी बताया हमने, पावर को जो ऊपर लिखा रहता है। तो 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद द पोलिनोमियल 2xy - 9 इज, तो 2xy - 9, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे 2xy एक टर्म है, माइनस के साथ 9 है, तो 9 क्या? सेकंड टर्म। तो 1 और 2, यहाँ पे 2 टर्म है, तो 2 टर्म किस तरह का पोलिनोमियल होता है? बाइनोमियल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाइनोमियल। इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। राइट डाउन द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म हमें लिखनी है।
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई, मीन्स टर्म जो हो गई वो x कोमा वाई, मतलब हमने क्या किया, टर्म को हम कोमे के साथ लिखें, तो x सेपरेट हो गया y से, प्लस और माइनस से सेपरेट हो जाएगी, है ना। तो x एक टर्म है और y दूसरी टर्म है, तो x कोमा वाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2a प्लस 3b माइनस c, तो टर्म हमारी हो गई 2a कोमा सेकेंड टर्म में 3b, क्योंकि ये प्लस माइनस से सेपरेट होता है ना, तो ये 3b, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिलके एक ही बनाएंगे, तो 3b, और माइनस जब भी आएगा तो वो टर्म के साथ जाएगा, ठीक है, तो माइनस टर्म के साथ जाएगा, तो माइनस सी नेक्स्ट टर्म में। उसी तरीके से अब इसमें हमें टर्म लिखना है थर्ड क्वेश्चन में, तो 5ab स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 7a स्क्वायर सी, तो यहाँ पे टर्म्स हमारी होगी, फर्स्ट है 5ab स्क्वायर कोमा सेकंड टर्म में माइनस आया तो माइनस टर्म के साथ जाएगा, तो माइनस 2ab, फिर प्लस तो कोमा 7a स्क्वायर सी, तो 7a स्क्वायर, ये थ्री टर्म हमने सेपरेट कर दी। अब फोर्थ वाला है 2ab प्लस 4ac स्क्वायर माइनस 6j, तो यहाँ पर टर्म अलग हो जाएगी, तो 2ab कोमा 4ac स्क्वायर और माइनस टर्म के साथ जाए तो माइनस 6z, तो ये हमारी टर्म अलग होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव लाइक टर्म एंड विच हैव अनलाइक टर्म, तो कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है ये हमें लिखना है। तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 3a 8a और माइनस 6a, मतलब सबके वेरिएबल क्या a है, चाहे नंबर कुछ नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए, तो ये सारे वेरिएबल एक जैसे हैं, तो ये लाइक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस ग्रुप में क्या है, एक वेरिएबल b है, एक में x है, एक में a में, सारे वेरिएबल अलग अलग है, चेंज है, तो ये अनलाइक ग्रुप है, अनलाइक टर्म है मतलब, है ना। तो ये लाइक टर्म है और ये अनलाइक, इस तरह से सभी के आपको आंसर लिखना है। अगर एक जैसे होंगे तो लाइक और नहीं तो अनलाइक, जैसे ये अनलाइक है, ये वाला भी अनलाइक है, सारे अलग अलग है, यहाँ पर सारे अलग, ये भी अनलाइक है, ये लाइक है क्योंकि जेड जेड जेड, और ये भी लाइक है। तो आंसर आप लिख लीजिएगा, तो इस तरीके से आप आंसर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखा और आंसर में लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है सेपरेट मोनोमियल बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हमें मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को अलग अलग डिफरेंट बताना है कि कौन सा मोनोमियल है कौन सा बाइनोमियल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मोनोमियल के अंदर जो भी आएंगे वो लिखें। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें ओनली वन टर्म हो, सिंगल टर्म हो, वो मोनोमियल। तो आप देखेंगे कि 3x, मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का सिंबल नहीं है, तो ये जो है कॉम्बिनेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का, ये मोनोमियल है। इसी तरीके से माइनस एक्स वाई जेड, ये तीनों मल्टीप्लाई में, कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो ये भी मोनोमियल है। लेकिन m प्लस n, तो यहाँ पर टू टर्म, प्लस के साथ क्या हो, टर्म अलग अलग हो जाती है, तो m और n अलग अलग टर्म है, मतलब कि ये बाइनोमियल है। उसी तरीके से ab प्लस 2c, तो ये ab और 2c क्या है, ये भी अलग अलग टर्म हो गई, तो ये भी बाइनोमियल है। यहाँ पे 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, और ये भी 3 टर्म है ना, प्लस के साथ चेंज हो रही है, तो ये भी ट्राइनोमियल है। तो हम आंसर लिख देंगे इनके, इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे मोनोमियल में कौन से हैं, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब कि जिसमें पावर लगी हुई हो, तो यहाँ पर a b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a 2 टाइम है तो a स्क्वायर a की पावर 2 हो जाएगी, और b 2 टाइम है तो b की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें पावर के रूप में सॉल्व करना है। तो हम 1-2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी रिमेनिंग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर। क्यों, a 2 टाइम है तो a की पावर 2 और b 2 टाइम है तो b की पावर 2, तो ये हमारा
एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में ए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स, तो ए की पावर 5 हम लिख देंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं तो पी क्यू मल्टीप्लाई पी क्यू, तो पी क्यू दोनों वेरिएबल एक साथ हैं और हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, तो पी क्यू पावर 3, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब कि हमने जिस तरह से 5th वाले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब हमें 6 का आंसर 5th जैसा लिखना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब विस्तारित, मतलब अगर यहाँ पर ए की पावर 4 है, मतलब कि ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, वो होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस तरीके से आंसर देना है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5th है ना, ऐसा आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी रिमेनिंग आपको करना है। तो यहाँ पर ए की पावर 4 है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। और ए बी की पावर 4 है, मतलब कि ए बी को हम 4 टाइम लिखेंगे, ए बी साथ में आएगा क्योंकि ए बी की होल पावर 4 है। तो यहाँ पर ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रीअरेंज टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स। तो एक्स की पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग मतलब कि स्पेलिंग ए से स्टार्ट है, मतलब कि स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, असेंडिंग स्पेलिंग ए मतलब स्मॉल, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स की पावर 7 है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 13 है, एक्स की पावर 11 और एक्स की पावर 2 है। तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा एक्स की पावर 2 सबसे कम वाला आएगा, फिर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 11 और एक्स की पावर 13, इस तरह से हम अरेंज करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स के रूप में पावर 2, 4, पावर 7, पावर 11, पावर 13। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नंबर कोफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हम एक्स की पावर के रूप में असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स, तो सबसे पहले मिनिमम पावर क्या है, 1, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा, तो 2x, फिर पावर 2 वाला 5x², फिर पावर 3x³, 4x पावर 4 और 7x पावर 5। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया है एक्स की टर्म में, एक्स की पावर की टर्म में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें इन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमें दिया है, इनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास 13 स्टेटमेंट है, तो हम सभी को यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ ए एंड 5, ए और 5 का सम। तो आंसर हमारे पास होगा, तो a + 5 यहाँ पे आंसर होगा क्योंकि सम दिया हुआ है a एंड 5 का। नेक्स्ट हमारे पास है p इज एडेड टू q, मतलब p क्या होगा, q में ऐड करना है, ऐड मतलब कि प्लस करना है, तो p और q प्लस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन x एंड 9 व्हेन x ग्रेटर देन 9। तो x ग्रेटर है, x बड़ा है, तो डिफरेंस जब निकालेंगे तो मतलब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। जब x ग्रेटर है तो x में से 9 माइनस होगा, तो x - 9। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन x एंड y व्हेन x लेस देन y, मतलब y ग्रेटर है और x स्मॉल है, तो डिफरेंस में क्या होगा, ग्रेटर में से स्मॉल माइनस करते हैं तो y - x होगा, क्योंकि यहाँ पर y ग्रेटर था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, b इज मल्टीप्लाइड बाय 50, तो b का मल्टीप्लाई होगा 50 में, तो हमारा जो आंसर है हम इसको ऐसे लिखेंगे 50b, क्योंकि नंबर आगे हो जाता है ना, कोफिशिएंट आगे हो जाता है, तो 50
बी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ए जेड इज डिवाइडेड बाय 10। तो जेड जो होगा वो किससे डिवाइड करेंगे हम, 10 से। तो जेड डिवाइडेड बाय 10, इसका एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 18 डिवाइडेड बाय ए। तो 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे, ए से। तो वो अपॉन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो और करके कि 18 डिवाइडेड बाय ए, ये भी चलता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे। तो नॉर्मली तो अपॉन में लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो अपॉन वाला ज़्यादा सही है, लेकिन ये भी सही माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 9 वाला 6 टाइम्स ए। मतलब ए में किसका मल्टीप्लाई होगा, 6 में। इज एडेड टू 3 टाइम्स बी, और बी में किसका होगा, 3 का। और एडेड दोनों को प्लस करना है। ए 6 टाइम ए, मतलब ए में 6 का मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम बी में 3 का मल्टीप्लाई होगा, और एडेड मतलब दोनों को प्लस करेंगे। ये हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 10 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाई। मतलब वाई से 3 को माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद वाई आया है, तो फ्रॉम के बाद जो भी बाद में आता है वो आगे रहता है, तो वाई आगे रहेगा और माइनस करेंगे 3 को। ये हमारा 10 वाला होगी। उसके बाद है 5 टाइम्स एक्स। मतलब एक्स में किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का, तो 5x हो गया। तो 5 टाइम्स एक्स टेकन अवे फ्रॉम 10। तो टेकन अवे का मतलब होता है लेना, लेना मतलब माइनस करना। और फ्रॉम के बाद क्या आया, 10। तो फ्रॉम के बाद जो आता है वो आगे रहता है माइनस में, तो 10 आगे रहेगा और लेने के लिए माइनस हो जाएगा। और किसको माइनस करेंगे, 5 टाइम्स एक्स, मतलब 5x को माइनस करें। तो ये हमारा 11 वाला हो गया। 12 वाला जो हमारे पास है उसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज एडेड टू 6 टाइम ए। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स इंटू वाई। एक्स वाई साथ में आएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई है। तो प्रोडक्ट कब होता है, जब मल्टीप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई एडेड टू मतलब प्लस करना है किसमें, 6 टाइम ए, मतलब ए का 6 टाइम, तो 6a हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लस 6a। लास्ट वाला हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी का प्रोडक्ट, तो ए बी हो गया। और उसने लिखा टेकन अवे फ्रॉम 3x। तो टेकन अवे मतलब माइनस करना है, और फ्रॉम के बाद क्या आया, 3x। तो फ्रॉम के बाद वाला आगे रहेगा, तो 3x आगे रहेगा, तो इसमें से हम माइनस करेंगे ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारा 13 वाले का आंसर हो गया। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।